नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। साथ ही होगी बात दिल्ली चुनाव की। 1 बजे तक कितना हो चुका है मतदान, किस तरह का उत्साह है जनता में, वो भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ बात होगी मिल्कीपुर के उपचुनाव की भी, बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही। तो इन तमाम खबरों के साथ आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से त्रिवेणी पर मां गंगा का किया पूजन। अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। दिल्ली विधानसभा के लिए सुबह 11 बजे तक करीब 20% मतदान दर्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, सीजेआई, उपराज्यपाल समेत तमाम दिग्गजों ने डाला वोट। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर। 11 बजे तक करीब 30% मतदान। तमिलनाडु की इरोड ईस्ट सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। लीबिया में फंसे 18 भारतीय नागरिकों की आज होगी वापसी। विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और गाजा पट्टी को अपने अधीन लेकर वहां विकास करेगा अमेरिका। इजरायली पीएम के साथ बातचीत में ट्रंप ने रखा प्रस्ताव। नेतन्याहू ने जताई सहमति। और सबसे पहले बात महाकुंभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज पहुंच महाकुंभ में शामिल हुए। वे पहले अरैल घाट पहुंचे, उसके बाद जेटीसी संगम नोस पर पहुंचकर स्नान किया। हाथ में रुद्राक्ष के साथ उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने मां गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम पर पहुंच आस्था पूर्वक स्नान ध्यान किया। प्रधानमंत्री ने संगम को जलांजलि अर्पित की और ध्यान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी नजर आई। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव से अरैल घाट तक पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की। हम जानते हैं इससे पहले 2019 में भी अर्धकुंभ के वक्त भी प्रधानमंत्री ने संगम में डुबकी लगाई थी। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजातो ज्योतिघासः सन्भवरूथम सतस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुंसं यस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यात्म से गहरा नाता रहा है। भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए पीएम मोदी की धार्मिक यात्राएं विकास को भी बढ़ावा देती हैं। अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 में प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। संगम की रेती पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। बीते 23 दिन में 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। अश्विनी मिश्र और विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अश्विनी, श्रद्धालुओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री का अध्यात्म से एक लंबा नाता रहा है। 2019 के ये दृश्य आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री कुंभ पहुंचे थे और स्नान से पहले उन्होंने जिस तरह से वहां जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर धोए और उन लोगों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मौकों पर हमने खासकर सफाई कर्मियों के साथ एक उनकी संवेदनशीलता रही है जो समय समय पर देखी गई है। वहीं 20 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भी प्रधानमंत्री ने दर्शन किए थे। इसके अलावा 21 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी के कोथंडाराम स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री की तपस्या और साधना का पूरा देश साक्षी है। कई मौकों पर हमने देखा है प्रधानमंत्री जब ध्यान के लिए बिल्कुल एकांत में होकर एक तरह से सन्यासी की तरह से वो उस ध्यान में रहते हैं। हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं प्रयागराज से। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचे आस्था की डुबकी के लिए, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान जो एक उनके इस पूरे एक तरह से इतनी देर के उनके वहाँ के आवास में ये रहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो रास्ता भी उन्होंने चुना वो बताता है कि किस तरह से श्रद्धालुओं की परेशानी पहले ध्यान में थी और फिर वो बहुत कम समय हालांकि प्रयागराज में रुके वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋतु। पीएम मोदी जो भी कार्यक्रम उनका रहा उसके साथ साथ जो श्रद्धालुओं का स्नान था वह लगातार जारी रहा। 12 बजे तक 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया और हमारे पीछे की ये कतारें आपको दिखाएंगी, सीधे दिखाएंगे कि यह अनवरत जारी है। जिस बात का आपने जिक्र किया कि 38 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने कल तक स्नान किया था और आज सुबह से 55 लाख लोग स्नान कर चुके हैं 12 बजे तक, और अभी भी ये सिलसिला, ये भीड़ बता रही है कि ये जाकर कहाँ थमेगी। ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात
कहा कि किस तरीके से महाकुंभ में 144 वर्ष बाद पड़ने वाले इस दुर्लभ संयोग पूर्ण महाकुंभ में हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँचना चाहता है, यहाँ पर पहुँचकर संगम पर स्नान करना चाहता है। जो त्रिवेणी संगम पर जो एक एकता का संदेश है उसमें वो आत्मसात करना चाहता है। यहाँ पर देश भर से समस्त प्रांतों से विदेशों से लोग आए हैं। जब ये अपने गांव घर लौट के जाएंगे तो यही एकता का संदेश लोगों तक भी पहुंचाएंगे। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर ये जो भीड़ आ रही है इसमें आप देख सकते हैं इनके चेहरे की मुस्कुराहट, ना कोई थकान है, ना कोई इनके अंदर जो है कह रहे हैं कोई परेशानी है। बस आके माँ गंगा मैया के पास आते हैं और अपनी सारे परेशानियों को इन पर अर्पण कर देते हैं और स्नान के बाद पूजा के बाद बिल्कुल ये प्रसन्न चित्त होकर यहाँ से जाते हैं। और इन्हीं के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी मेला प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसे सीएम योगी भी लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ पहुंचना और तकरीबन कह सकते हैं 1-1.25 घंटे वो वहां पर रुके, लेकिन उस दौरान भी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि लोगों को ये पता चले कि अगर देश का प्रधानमंत्री महाकुंभ पहुंचा था तो किस तरह से, क्या श्रद्धालुओं के लिए रास्ते रोके गए, क्या डायवर्जन किए गए थे और कितनी तेजी से श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। एक तरह से जो व्यवस्था थी पहले से श्रद्धालुओं के लिए वही वापस व्यवस्था जारी है और दिख रहे हैं श्रद्धालुओं की आराम से उस इलाके में अब स्नान जारी है इस समय। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। संगम तट पर पूरा स्नान जारी है। श्रद्धालु बहुत संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं। 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं। आप लोगों ने स्नान कर लिया? करने आए हैं? आप करने आए हैं? जी हाँ। यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। जी हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्नान किया है। जी हाँ, तो उन्हीं का मैंने आशीर्वाद है जो योगी जी का, जो कि ये तट पर हम लोग पहुँचे हैं। तो किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं लगी? कोई दिक्कत नहीं है। आज पीएम मोदी ने भी स्नान किया है, आप लोग भी आज यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, मैं एक्चुअली पीएम मोदी के वहाँ गुजरात से ही आया हुआ हूँ और सुबह आके मैंने अभी स्नान किया। बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ स्नान करने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तो ये लोग तमाम दूर दूर से अन्य प्रांतों से यहाँ पर आए हैं और इनको किसी भी प्रकार की, इनके जो व्यवस्था की गई थी श्रद्धालुओं के लिए, जो यहाँ पर मार्ग बनाए गए थे, किसी भी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान भी कर चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुँच रहे हैं, जैसा कि हमारी पीछे की भीड़ आपको दिखा रही है। इस भीड़ को अगर देखना चाहे तो एक लॉन्ग शॉट में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वह दृश्य दिखाएं, विहंगम दृश्य दिखाएं, जब देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर हर उम्र के युवा आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, साथ में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं और इस बार खास तौर से युवाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि देश का युवा किस तरीके से अपनी सनातन परंपरा को पहचान रहा है, उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ऋतु, ये वही सनातन परंपरा है जिस पर कुटाराघात करने के लिए न जाने कितने आक्रांताओं ने इस पर प्रहार किए, लेकिन उसके बाद भी दस्तूर जारी है। पूरी दुनिया देख रही है इस अलौकिक दृश्य को। ये सनातन परंपरा हमेशा से वैसे ही जारी रही और आज भी इसकी दिव्य अलख दिख रही है इस महाकुंभ के आयोजन से, जब पूरी दुनिया देख रही है। इतने बड़े प्रबंधन किया गया है जहां पर 39 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और यहाँ पर गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। हर 5 मिनट में यहाँ पर डस्टबिन से कूड़ा हटा दिया जाता है। तो अपने आप में स्वच्छता का भी सबसे बड़ा प्रतीक बनकर ये महाकुंभ निकलेगा। यहाँ पर हमें याद है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुंभ पहुंचे थे तो कुंभ में स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री अक्षय वट भी गए थे, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी किया था। लेकिन इस बार उनकी यात्रा काफी सीमित रही है। स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं। क्या ऐसे में ये माना जाए कि श्रद्धालुओं की असुविधा ना हो? साथ ही साथ 29 तारीख के बाद अब से 8 दिन बीत चुके हैं मौनी अमावस्या की उस घटना के बाद से। हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव से अरेल घाट तक पहुंच रहे थे तब भी योगी आदित्यनाथ उन तमाम व्यवस्थाओं का ब्यौरा भी दे रहे थे। विकास, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर अश्विनी आप सवाल को सुन पाए हैं तो मैं चाहूंगी कि अगर इसका जवाब आप दें
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ जिस समय नाव से जा रहे थे, उस समय उन्होंने उन्हें एक तरह से तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए जा रहे थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो अपनी इस पूरे आज अपने प्रयागराज की इस यात्रा को जो सीमित रखा है, उसके पीछे के कारण क्या लगते हैं? निश्चित तौर से, और ऋतु मैं ये भी बताऊंगा, चाहे अरेल घाट हो चाहे संगम नोज हो, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी स्नान किया, त्रिवेणी पूजन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। डीपीएस का जो हेलीपैड है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरेल के कच्चा घाट पर आए। कच्चा घाट से वहां पर एक फ्लोटिंग जेटी है, उससे वो चलते हुए संगम नोज पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, त्रिवेणी स्नान किया। और उस दृश्यों को अगर आप देखें तो उन्होंने स्नान करने के साथ साथ गंगा का आह्वान करने के साथ साथ अर्पण किया। आज भीष्म अष्टमी है, आज माघ अष्टमी भी है, गुप्त नवरात्र का काल भी चल रहा है। अष्टमी की महात्मा अलग से है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का भी महात्मा यह है, इसी दिन जो है हम अपने पुरखों का, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का हम श्राद्ध भी करते हैं। जो अर्पण की तर्पण की प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं इस रूप से मानी जा सकती है कि जो अनेक ऐसे हुतात्मा, ऐसे बलिदानी, ऐसे वीर जो कि जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो कि कहीं न कहीं इस प्रयाग की धरती पर भी आत्मिक रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कुंभ के दौरान सभी शक्तियां, सभी जीव, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन का ये भाव था। गंगा में स्नान, त्रिवेणी में स्नान, विधिवत गंगा का त्रिवेणी का पूजन अर्चन, लेकिन अक्षयवट नहीं जाना, हनुमान मंदिर नहीं जाना, लेटे हनुमान जी के दर्शन नहीं करना। 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आए थे, ये औपचारिक शुरुआत होने से महाकुंभ के एक महीना ठीक पहले, उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी दिया था प्रयागराज को, और इन दोनों स्थानों पर वो गए भी थे, क्योंकि बेहद महात्मा है अक्षयवट का भी और लेटे हनुमान जी का भी। लेकिन इस बार यात्रा बेहद सीमित और परिमित रही। इसलिए परिमित रही क्योंकि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, क्योंकि जब वीआईपी मोमेंट होते हैं, अरेल घाट से सीधा संगम नोज पहुंचता है, उस क्षेत्र में उतना ज्यादा श्रद्धालुओं का दबाव नहीं होता। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का दबाव यहाँ संगम नोज पर होता है, जो कि काली मार्ग, लाल मार्ग और इन मार्गों से होते हुए अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो अलोपी बाग की तरफ से आए, चाहे वो झूसी की तरफ से आए, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई खलल न पड़े, इसलिए ये बहुत परिमित रखा गया। और जिस तरीके से उन्होंने स्नान किया, जिस तरीके से उन्होंने पूजन अर्चना की, जिस तरीके से उन्होंने अभ्यर्थना की, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और ज्यादा प्रगाढ़ किया, वो पूरी दुनिया को प्रेरित करती है, युवाओं को प्रेरित करती है, कोट कोट भारतीयों को प्रेरित करती है कि किस तरीके से एक मां भारती के साधक के रूप में आप अहरनिश राष्ट्र निर्माण के लिए अपने संकल्प को प्रतिबद्ध कर सकते हैं। और वो संकल्प यहाँ आकर त्रिवेणी में स्नान करके और भी प्रगाढ़ होता है। ऋतु जी, अश्विनी, मां भारती के शासक के रूप में ये दृश्य जो हैं वो सिर्फ देश में ही एक तरह से मुझे लगता है हर सनातनी को गर्व नहीं करते हैं, गौरवान्वित नहीं करते हैं, बल्कि विदेश या दुनिया में बैठे हर सनातनी को ये दृश्य एक तरह से एक बड़ी ताकत देते हैं, उस सनातन की ताकत का एहसास कराते हैं, जिसे शायद हमें लगता है कि भले ही इस पे राजनीति भले ही कितनी ही होती हो, लेकिन ये वो जड़ें हैं जिन्हें भारत का हर सनातनी कभी छोड़ नहीं सकता, भुला नहीं सकता। निश्चित तौर से, और सनातन शाश्वत परंपरा ही यही है। और सबसे बड़ी बात देखें तो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ जारी है। और वो समरसता का जो महायज्ञ है, एकता का महायज्ञ है, वो यहाँ प्रयागराज में जारी है। यज्ञ की धरती है प्रयाग में खुद ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, खुद यहाँ पर हरिहर स्वरूप में विष्णु और शिव का वास माना जाता है। साक्षात यहाँ पर अक्षयवट है। अक्षयवट की जो कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक प्रमाण है, वो तकरीबन 5,725 वर्ष पुराना ये अक्षयवट माना जाता है, जो किले में है। अक्षयवट का परिहास करने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, गंगा में डुबकी लगाने पर गरीबी न मिटने का यंत्र और मंत्र देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का दृष्टिदोष भी कहीं न कहीं दूर होता है तब जब वो आते हैं, देखते हैं कि अनासक्त भाव से, एक साक्षी भाव से पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर पहुंचती है, सनातन के शाश्वत स्वरूप को देखती है। त्रिवेणी का ये घाट सारी बेड़ियों को काट देता है, त्रिवेणी का ये घाट सारे दंभ को समाप्त कर देता है, और जहाँ दंभ समाप्त हो जाए वही कुंभ है। और लोग जब इसकी आलोचना
आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सीख लेनी चाहिए। इस पूरे अगर आप देखें पूरे के पूरे जन समुदाय में हर वर्ग के लोग, हर वर्ण के लोग, हर जाति के लोग, हर पंथ के लोग, हर क्षेत्र के लोग, देश की भौगोलिक सीमाओं से आए हुए लोग, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और एक भगवा रंग में रंग जाते हैं। और वो भगवा रंग हमारी भारतीयता का रंग है, वो हमारी सनातन संस्कृति का रंग है, वो हमारे मंत्रद्रष्टाओं का तप और तपश्चर्या के साथ साथ उनके पुरुषार्थ से गाढ़ा किया हुआ रंग है। और जब उसका उपहास और परिहास किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये निश्चित तौर से समझ मानना चाहिए कि जो तासीर है, जो आत्म तत्व है, जो मूल तत्व है, जो मूल भाव है, वो कहीं ना कहीं हमारा पूरी तरीके से सबको एक साथ लेके चलने का है, समवाय लेके चलने का है, समवेत करने का है, सार्वभौम स्वरूप में सबको समेट कर लेकर चलने का है। और यहाँ पर आस्तिक भी आते हैं, नास्तिक भी आते हैं, हर कोई आता है। शिव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कपाली, अघोरी, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, गिरकंदराओं में रहने वाले हमारे नागा सन्यासी, वैरागी, आचार्य, महंत, और सब इसी घाट पर आते हैं। गृहस्थ भी वहीं स्नान करता है, सन्यासी भी वहीं स्नान करता है, आचार्य वहीं स्नान करता है, शंकराचार्य वहीं स्नान करता है। तो लोग आकर ये समझें कि वास्तव में सनातन शाश्वत मूल्य यहीं पर समाहित है। और उसी के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया के सामने नए सिरे से भारतीयता को व्याख्यायित करते हैं तो आलोचना करने वाले आलोचना करें, लेकिन उसके मर्म समझने वाले कहीं न कहीं मुदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, सम्मोहित होते हैं, मोहित होते हैं। जी अश्विनी, अंत में आपसे चाहेंगे कि दर्शकों को भी पता चले कि आज की तिथि का खास महत्व क्या है। आज की तिथि का क्या वो महत्व है कि प्रधानमंत्री ने 5 तारीख को चुना महाकुंभ पहुंचने के लिए? आज माघ का अष्टमी है, माघ अष्टमी। हम नवरात्र एक संपूर्ण रूप में पूरा देश मनाता है। गुप्त नवरात्र की ये पूरी प्रक्रिया चल रही, 9 दिनों का ये माघ में जो लगने वाला नवरात्र है, इसके भी बेहद गूढ़ और आध्यात्मिक धार्मिक महत्व है। आज माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, साथ ही साथ आज भीष्म अष्टमी कहा जाता है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। जिन लोगों को ज्ञान है महाभारत का, तो जब सरसैया पे भगवान जब भीष्म पड़े हुए थे तो उन्होंने ये शपथ लिया था कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो मैं देह त्याग करूंगा। भीष्म अष्टमी वही दिन है जब उन्होंने अपना देह परित्याग किया था और परमलोक में वो विराजमान हुए थे। और साथ ही साथ भीष्म गंगा पुत्र हैं, भीष्म वेदव्यास और वेदव्यास के पुत्र हैं, जो कि एक सत्यवती जो मछुआरिन थी उनके पुत्र हैं। वेदव्यास वो प्रतीक हैं, भीष्म जो है शांतनु के पुत्र हैं, माफ करिएगा, शांतनु के पुत्र हैं। तो एक भीष्म प्रतिज्ञा भी मानी जाती है और भीष्म प्रतिज्ञा होती है कि जो राज धर्म है, जो राष्ट्र धर्म है, जो राज सेवा है, जो राष्ट्र सेवा है, जो राष्ट्र का हित है, उसके साथ खड़ा रहना। भीष्म की प्रतिज्ञा अटल होती है, अटूट होती है, चिरंतन होती है, निरंतर होती है और वो देहोत्सर्ग तक, प्राणोत्सर्ग तक चलती है। और वो प्रक्रिया होती है राजधर्म निभाने की, राष्ट्र धर्म निभाने की, राजधर्म को मजबूत करने की, पक्ष चाहे जैसे भी हो। तो भीष्म अष्टमी के दिन आना, माघ अष्टमी के दिन आना, माघ अष्टमी जब नवरात्र में हम नवो देवियों के सारे स्वरूपों की पूजा करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से सिद्धिदात्री तक की देवी की हम आराधना करते हैं। तो दुनिया ये जानती है कि किस तरीके से हम नर नारी में भेद नहीं करते हैं, नर नारायण में भेद नहीं करते हैं, हम स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते हैं, हम शिव और शक्ति की बात करते हैं, हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं। और जब दुनिया जानती है कि जब हम चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारते हैं तो वहां पर भी हम केवल शिव नहीं अंकित करते हैं, शक्ति अंकित नहीं करते हैं, किसी एक परिवार के किसी व्यक्ति का नाम नहीं अंकित करते हैं, शिव और शक्ति दोनों को समवेत रूप में अंकित करते हैं और शिव शक्ति बिंदु बनाते हैं। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हम आध्यात्म और आधुनिकता का संगम समागम यहाँ करते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ का हम समागम यहाँ करते हैं, धर्म और वैराग्य का यहाँ पर समागम करते हैं। और एक मंत्र जो हमारे मनीषी दे के गए हैं कि त्याग में ही भोग है और तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका भी साक्षात्कार दुनिया यहाँ करती है। ऋतु बिल्कुल अश्विनी, सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये भगवा धारण करे हुए, हाथ में रुद्राक्ष तिलक के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना करना, महाकुंभ में डुबकी लगाना और उसके बाद आराधना करना, तप करना, ये आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को लेकर साथ चलने के जो भारत सिर्फ राष्ट्र को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर सनातनी को एक बड़ा संदेश देते ये तमाम दृश्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, एक विस्तार से इसका विश्लेषण करने के लिए, साथ ही साथ आज के दिन के महत्व को भी बताने के लिए धन्यवाद। और आइए अब बात करेंगे हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है,
डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक दिल्ली में करीब 20% मतदान दर्ज किया गया। दिल्ली के करीब 1,56,00,000 मतदाता 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और दिल्ली में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। उत्तर पूर्वी जिले में सबसे ज्यादा 10.7% मतदान हुआ है, जबकि मुस्तफाबाद 12.43% मतदान के साथ निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे आगे रहा। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। आम आदमी पार्टी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में फिर से सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। सुबह 7 बजे से ही दिल्ली के मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और ये दृश्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि बुजुर्ग या फिर दिव्यांगजन मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं, तो ये तस्वीरें एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह पैदा करते हैं मतदाताओं में। हम जानते हैं उपराज्यपाल ने कल दिल्ली के युवा मतदाताओं से और फर्स्ट टाइम वोटर्स से एक अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वो दिल्ली के भविष्य को बदलने और संवारने में उनकी एक अहम भूमिका है, तो उस भूमिका को वो समझें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। सुबह से ही राजधानी के कई पोलिंग बूथ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। इस बार का दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, साथ ही साथ हर आमो खास ने दिन के 1 बज चुके हैं। अभी तक लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है दिल्ली में मतदान को लेकर। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि दिल्ली में सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने सबसे मतदान करने की अपील भी की। हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं। और उसी का फल है कि करीब करीब 12-13 हज़ार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। अब तैयारी है पूरी। अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए, और सबसे पुनः अपील है कि जरूर जरूर वोट देने आए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछले 2 महीने से दिल्ली के तमाम अधिकारी, पुलिस विभाग इस तैयारी में है कि निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव को अंजाम दिया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हुए मतदान किया। उपराज्यपाल ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की
अपील की। राजनिवास मार्ग सेंट जेवियर स्कूल में मतदान के बाद उंगली में लगी स्याही दिखाते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ उनकी पत्नी भी हैं। आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैंने पहले भी अपील की थी कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें वोट करें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी अपील की थी कि वो भी वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपना मतदान किया। कांग्रेस दिल्ली चुनाव के इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव राजनीतिक वर्चस्व की एक लड़ाई की तरह से है और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी व कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने भी मतदान किया। आतिशी कालकाजी से प्रत्याशी हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आम आदमी पार्टी के लिए ये तीसरा चुनाव है जहां एक तरफ 10 साल की इंकम्बेंसी है, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि इस बार दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को एक बड़ी चुनौती दे रही है। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव एक तरह से पिछले 2 चुनावों की तुलना में ये मुश्किल चुनाव माना जा रहा है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने मतदान केंद्र जाकर परिवार समेत वोटिंग की। मतदान के बाद केजरीवाल ने जनता से दिल्ली के विकास के लिए मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के खिलाफ जामिया नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल अंसार इमरान नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान के समर्थन में प्रचार करने का एक वीडियो शेयर किया था। उसने एक्स पर लिखा कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी आपके समर्थक ओखला में घूम रहे हैं और धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आप प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की। डीसीपी साउथ पूर्वी दिल्ली के एक्स हैंडल से एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई। और मतदाताओं के साथ जबरदस्ती करने के आरोप में आपके एक कार्यकर्ता को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने आप सांसद संजय सिंह के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा है कि वह मतदाताओं को आम आदमी पार्टी की मेज पर आने की जबरदस्ती कर रहा था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर बिना वजह उदय नामक कार्यकर्ता को मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखने की बात कही थी। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल वह खुद भी थाने में ही हैं। तो हमारे कई संवाददाता दिल्ली में हो रहे मतदान के तमाम मतदान केंद्रों से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र निर्माण भवन से, धीरज कुमार समयपुर बादली से, कुमार आलोक नई दिल्ली से और चंद्रशेखर करावल नगर से। सबसे पहले निर्माण भवन का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आपका ही एक तरह से दिल्ली के हुज हू में से शामिल तमाम उन लोगों ने अभी तक वोट कर लिया है, लेकिन वोट का मत प्रतिशत अभी तक कितना कहा जा रहा है? क्योंकि 11 बजे तक ये 20% ही था। ऋतु, आपकी आवाज बहुत ढंग से मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि सुबह से अगर देखें
तो तकरीबन 5% मतदान हर घंटे में हो रहा है। तो अब 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 1 बज चुके हैं, तो 30% के करीब मतदान हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो 70 विधानसभा है उसमें कहीं पर 32%, कहीं पर 28% कमोबेश मतदान 1 बजे तक हुआ है। इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है, चूंकि आंकड़े आधिकारिक थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन आप अगर 11 बजे तक के आंकड़े देखें उस लिहाज से 1 बजे का आंकड़ा 30% के आसपास है। हम इस वक्त निर्माण भवन जो पोलिंग बूथ है, जहां सुबह से ही देखें तो प्रवेश वर्मा, कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी मतदान के लिए आए थे। इसी पोलिंग बूथ पर बहुत वीआईपी मतदान केंद्र है, वहां पर खड़ा हूं। कोई बहुत लंबी लंबी कतारें तो नहीं है, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे संजीव कि आप देखिए कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और जो पहल की गई वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मतदाता जो मतदान करके आते हैं उनको इस तरह से एक पौधा भी गिफ्ट किया जाता है। तो बहुत ही एक अच्छे माहौल में पूरी व्यवस्था के साथ हो चुकी ये एक आदर्श पोलिंग बूथ भी है, तो यहाँ पर और भी व्यवस्था है। हम देख रहे हैं कि मतदान हो रहा है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर है कि इस बार दिलचस्प लड़ाई है तमाम सीटों पर, और ये सीट वही सबसे खास है उसमें से नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। प्रवेश वर्मा जिन्होंने इसी मतदान केंद्र पर परिवार के साथ मतदान किया है, वो बीजेपी से है, पूर्व सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो बहुत दिलचस्प है। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं, कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो उस सीट पर जो नई दिल्ली विधानसभा है उस पर भी सभी की निगाहें, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि बहुत कड़े मुकाबले में एक रखे, तो ये जो वीआईपी सीटें हैं वो भी नजर आ रही है। जी शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धीरज समयपुर बादली से, कुमार आलोक नई दिल्ली से और चंद्रशेखर करावल नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। लगातार आप इस चुनाव को कवर कर रहे हैं, चुनाव प्रचार भी देखा, जोरों का चुनाव प्रचार रहा, राजनीतिक पार्टियों के लिए वर्चस्व की लड़ाई ये चुनाव बन गया है, लेकिन जनता में उत्साह कैसा दिख रहा है? क्योंकि पिछले 2 चुनाव में दिल्ली की जनता में बेहद उत्साह दिखाई दिया था। तीसरा चुनाव क्या वो उसी उत्साह को बना के रख पाया है? देखिए, इस वक्त मैं बादली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे पीछे की जो तस्वीर है ये तस्वीर बेहद ही उत्साहवर्धक है। और अभी हमने जो मतदान केंद्र के अंदर के हालांकि मैं दीवार की जो मतदान ये जो बूथ है उसके दीवार के बाहर हूं, लेकिन अंदर मैंने जाकर देखा तो अंदर की जो तस्वीर थी उन तस्वीरों से ये देखने को मिला जैसे लगता है अभी भी जो दिल्ली की जनता में उत्साह बना हुआ है। और बेशक दिन के 1:30 बजे हैं, लेकिन 1:30 बजे भी जो मतदाताओं का जो उत्साह है उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हमने आके अंदर में भी जाके देखा कि लोगों की लंबी लंबी कतारें, खास करके जो आधी आबादी की जो कतारें हैं वो काफ़ी लंबी है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो वोटिंग टर्नआउट है वो महिलाओं का ऐसा हमें दिख रहा है, क्योंकि जो तीनों राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों ने एक तरीके से महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, महिलाओं के लिए जो वायदे किए, महिलाओं के लिए एक तरीके से घोषणाओं की बरसात हुई। और जैसा कि हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला सम्मान के नाम पर 2500 रुपये देने की घोषणा की। गर्भवती महिलाओं के लिए भी उन्होंने 21,000 रुपये सालाना देने की कोशिश की। तो जिस तरीके से महिलाओं को कहा गया है कि उनको 2 जो होली और दीपावली में उनको मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, इस तरीके की घोषणाएं, और उसी तरीके की घोषणाओं को हमने जो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए ढेरों घोषणाएं की। और कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, प्यारी दीदी जैसी योजना लाकर उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपये देने की कोशिश की। और जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसका कुल लबोलुआब ये है कि अभी जिस मतदान केंद्र पर मैं हूं और इससे पहले के भी जो रोहिणी 18 के मतदान केंद्र पर हमने देखा कि उस मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। और ये लोकतंत्र के महापर्व में जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अपने हिस्से का योगदान दे रही है। ये अलग बात है रितु जी कि दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट कम है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में
दिल्ली में मतदान करने जा रही है। बिल्कुल जी। धीरज, महिलाओं ने अपने एक तरह से चुनावी योगदान में और अपने वोट प्रतिशत से ये बता दिया है पिछले 2 दशक में कि अगर वो हिस्सेदारी करती हैं, भागीदारी करती हैं, तो विकास में उनकी हिस्सेदारी भी। और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां अब बदले हुए परिदृश्य में किस तरह से महिलाओं को लेकर तमाम घोषणाएं करती हैं। आलोक हमारे साथ हैं। आलोक, 70 विधानसभा सीटों में 69 सीटें एक तरफ और 1 सीट नई दिल्ली की सीट एक तरफ। इस सीट पर जहां एक तरफ हम देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों के 2 पुत्र, साथ ही अरविंद केजरीवाल कड़े मुकाबले में दिखाई देते हैं। लोगों में उत्साह कितना बना हुआ है? अरविंद केजरीवाल एक बदली हुई राजनीति के साथ आए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में क्या इस सीट पर वही उत्साह बरकरार है जितना उत्साह 3 प्रत्याशियों में दिखाई दे रहा है? रितु जी, ऐसा है कि मैंने नई दिल्ली, इसके अलावा जंगपुरा, इसके अलावा कालकाजी विधानसभा सीट पर 7 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक वही रहा। लेकिन जो वोटिंग का उत्साह था, जो वोटरों में उत्साह था, उसमें काफी कमी थी इन शहरी क्षेत्रों में जो अभिजात्य वर्ग जहां पर रहते हैं। लेकिन मैं यहां पर आया त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में जो सब अर्बन एरिया है, ग्रामीण एरिया है दिल्ली का, और यहाँ पर जब हमने देखा वोटरों का उत्साह देखा तो लगा कि दिल्ली का जो ग्रामीण अंचल है वो वोटर टर्नआउट में सबसे आगे है। हम ज्यादा नहीं, हम सीधे ग्राउंड जीरो से उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर, सर कौन से मुद्दे हैं जिसमें लोग वोट कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इस बार दिल्ली के विकास का मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली विकास से वंचित रही है, तो इस बार दिल्ली की जनता विकास को वोट कर रही है। दिल्ली की जनता ये सीवर और पानी से बेहाल है, त्राहिमाम कर रही है। अच्छी सीवर, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, इस पे वोट कर रही है दिल्ली की जनता। सर कैमरा की तरफ देखें। दिल्ली की जनता सीवर, पानी के लिए बेहाल है, और दिल्ली को विकास बनाने के लिए, जो दिल्ली की जनता विकास से वंचित थी, इसलिए दिल्ली को विकासशील दिल्ली बनाने के लिए इस बार वोट कर रही है दिल्ली की जनता। मैम, आप क्या समझती हैं, क्या समस्याएं हैं, इतना बम्पर वोटिंग क्यों हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? इस बार महिला जो है, महिला सशक्तिकरण जो है, मोदी जी जो ने 2100 रुपया जो गर्भवती महिला के लिए जो 21,000 रुपया जो दिए हैं, उस पे महिलाएं बहुत वंचित है। यहाँ महिलाएं जो है यहाँ विकास पे वोट करेंगी इस बार। ठग पार्टी से जो है बहुत परेशान है, ठग पार्टी जो केजरीवाल बहुत लोगों को ठगा, इसलिए परेशान होकर इस बार कमल का बटन दबाना है। हम जानते हैं जनता अपने से जुड़े तमाम उन मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंची है, तो जनता के साथ बात करते हुए थोड़ा सा सतर्क भी रहने की जरूरत है। आचार संहिता भी है, आज वोट किया जा रहा है आलोक, लेकिन फिर भी लोगों से बात करते हुए हम जानते हैं राजनीतिक पार्टियों ने कई बड़े मुद्दे बनाए हैं, लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं, इसके लिए एक बार हम सीधे चंद्रशेखर का भी रुख कर रहे हैं। चंद्रशेखर, जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए बाहर निकल रही है? युवाओं में किस तरह का उत्साह है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को या फिर 10 साल की जो पूरी सत्ता रही है दिल्ली की, उसमें युवाओं को भी काफी आकर्षित किया गया है। युवाओं की बात आपने की, मैं युवाओं के पास सीधा आपको ले चलता हूँ। कैसा लगा आपको वोट करके और क्या सोच के वोट दिया? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वोट देने के बाद, और यही सोचकर हमने वोट दिया कि एक अच्छी सरकार हमारे पास आए और जो युवाओं का मतलब जो भी सपने हैं या चीज़ें वो सब पूरी हों, और अच्छे से हम भी एक एम्प्लॉयमेंट लेके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। क्या स्पेशल के साथ वोट दिया है? सर, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और मैं चाहूँगी कि और भी युवा आकर यहाँ पर वोट दें और अपनी सरकार चुने, ताकि हमारा जो आगे भविष्य है वो अच्छे से सुधरे। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लगा आप वोट देके और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा वोट देके, और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और एक दिन का टाइम मिला हमें, वोट देके बहुत ही अच्छा लगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? लोग और निकले हैं वोट देने के लिए बाहर। वोट देकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। और चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं इससे खुश हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी है। तो ये तमाम जो चंद्रशेखर, आप जहां मौजूद हैं, चंद्रशेखर आप जहां मौजूद हैं, वहां वोटर्स में किस तरह के बदलाव को भी देख रहे हैं? क्योंकि जब हमारे अन्य संवाददाता ये बता रहे हैं कि कुछ जगह पे उन्होंने देखा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं, तो इस लिहाज से मतदाताओं में उत्साह और महिला मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दिख रहा है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर ज्यादा संख्या महिलाओं की दिख रही है ऋतु, और आप
ज़्यादा दिख रही है। और मेरे पीछे भी आप देखें तो ज़्यादातर महिलाएं हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम योजनाओं की अगर बात करें या दावों की बात करें वो तो एक तरफ है, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड रहा है, हमने देखा है तमाम चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, महिलाएं बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं और यहाँ भी वो देखने को मिल रहा है। और चुनाव आयोग की जिस प्रकार से कैंपेनिंग रही है वो निश्चित तौर पर एक सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा तरीके से उन्होंने कोशिश की कि महिलाएं आएँ और वोट डालें, क्योंकि महिलाएं वो कड़ी हैं जो न केवल स्वयं वोट करने आ रही हैं, आप मान के चलिए बच्चों के साथ साथ वो परिवार के अन्य सदस्यों को भी वोट देने के लिए आती हैं। और ये देख सकते हैं कि कतारें जो हैं और वोट देकर के महिलाएं जो हैं, आप ज़्यादा संख्या में देख सकते हैं, ये महिलाएं ही हैं जो वोट देकर के इस वक्त जा रही हैं। और जिनकी वोटर स्लिप की जो इन्फॉर्मेशन है अगर जिनके पास नहीं है तो चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था है, वो जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पे उनके कौन से पोलिंग बूथ पे उनको वोट करने जाना है। तो वो वोट वो यहाँ से देखने के बाद वो सीधा अपने वोटिंग करने जा रहे हैं। सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस चारों तरफ से खड़ी हुई है और किसी को मोबाइल फ़ोन ले जाने की जो है वो मनाही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है और महिलाओं की भूमिका को जो लगातार हम लोग कह रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और तमाम पार्टियों का भी कोशिश यही थी कि इनको देखा जाए, इनकी तरफ टारगेट किया जाए, क्योंकि महिलाएं वो हैं जो कि अपने घरों से न सिर्फ स्वयं आ रही हैं बल्कि अपने साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी लेकर के आ रही हैं। और चुनाव की धुरी एक तरीके से देखी जाए कहीं ना कहीं वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती हुई इस बार तो नजर आ रही है। बिल्कुल चंद्रशेखर, आलोक और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक और शैलेंद्र, आप दोनों से एक एक सवाल। आप दोनों लोग देश में कई जगह पे चुनाव एक तरह से कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं। शैलेंद्र, पहले आपसे यही सवाल, मतदाताओं में, दिल्ली राजधानी है देश की, मतदाताओं में किस तरह का अंतर दिखाई देता है? चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग एक ही जैसी तमाम राज्यों में रही हैं, ज्यादा से ज्यादा घरों से मतदाताओं को बाहर निकालने की तैयारी होती है, उसकी तमाम कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। किस तरह से असर आप दिल्ली में देखते हैं, राजधानी में क्या बदला हुआ असर देखते हैं? देखो, पहली बात तो यह है कि जब आप किसी दूसरे राज्य में जाएं मतदान कवर करने के लिए, वहां पर स्थानीय मुद्दे हावी तो होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल अपनी तौर पर जो बात रखते हैं उन पर भी बहुत कुछ बात होती है। लेकिन हम दिल्ली में देख रहे हैं कि इस बार जनता दरअसल खुद मुद्दे तय करती हुई नजर आ रही है कि उसे क्या कुछ मुद्दे जिस पर वो वोट करने जा रही है। आपने एक सवाल ये किया कि क्या फर्क देखते हैं, क्या वही उत्साह जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में है जनता में नजर आता है? तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है इस बार के चुनाव में दिल्ली में पिछले चुनाव के मुकाबले कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता न तो उतने मुखर नहीं है या साइलेंट हैं, चूंकि शायद उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सारे मुद्दों पर जवाब देना पड़ रहा है। और उनके विपक्ष में यानी जो बीजेपी है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके समर्थक भी या फिर जो मतदाता है जो बीजेपी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं, वो काफी मुखर है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग खुद आ जा रहे हैं बात करने के लिए और बताने के लिए कि हमने किसको वोट दिया है, जबकि समय कम है। आलोक से इसी पे एक रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक, किस तरह से आप अन्य राज्यों की तुलना में देश की राजधानी में आज के मतदान को देख रहे हैं, मतदाताओं में उत्साह को देख रहे हैं, चुनाव आयोग की तैयारियों के असर को देखते हैं? चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर हम देखें तो पूरा पुख्ता इंतजाम है, लेकिन मैं एक दिल्ली का जो चुनाव है उसको मैं देश की चुनाव से डिफरेंट देखता हूं। अगर आप देखें कि मैं अगर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में था, मैं अगर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में था, मैं अगर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में था, तो वहां जो अभिजात वर्ग है या जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो थोड़ा संपन्न लोग हैं, तो उनके पास उनसे मैंने जो समस्याएं जानी, तो यमुना का प्रदूषण, फिर दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, ये शायद ही किसी को पता होगा। तो वहां पर जो आम समस्याएं हैं, जो हिंदुस्तान की जो अन्य राज्य हैं वहां की जो समस्याएं हैं उनसे वहां की समस्या और यहाँ की समस्या में डिफरेंस नहीं है। मैं खाली मैम आपसे बात करना चाहूंगा कि महिलाओं को लेकर के आप क्या सोचती हैं कि जो भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, महिलाओं के लिए क्या करे? जी, विकास, देश का विकास, मतलब दिल्ली का विकास होना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, लाइट सही होनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बाकी फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी है, हमारी सरहदें सुरक्षित हों, हमारी जो आर्मी है उसको अच्छे से मतलब सब सुरक्षा दी जाए, बस यही हमारा देश आगे बढ़ता रहे, इसी के मुद्दे पे विकास। हमारी सरहदें सुरक्षित हो
फ्रीज भी जो फ्री की जो राजनीति चल रही है वो नहीं चाहती है आम जनता। ये आपने सुना रितु जी? हाँ, ये एक बड़ी बात कही आपके साथ जो महिला खड़ी हैं, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से आकर्षित करने की राजनीतिक पार्टियों ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उसके सामने ये कहना कि फ्रीबीज या मुफ्त में दी जाने वाली चीजें नहीं, बल्कि एक साफ हवा, सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए वोट कर रही है दिल्ली की जनता साफ पानी के लिए वोट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही संवाददाताओं का, धीरज आपका, चंद्रशेखर आपका, आलोक और शैलेंद्र, इन तमाम खबरों के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 44.59% मतदान हुआ है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर आज चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से हो रहा है। दोनों ही दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,70,000 मतदाता हैं और इस बार के उपचुनाव में यहां से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक आरक्षित सीट है। बीएसपी भले ही इस चुनाव में नहीं उतरी हो, लेकिन बीएसपी का परंपरागत वोटर्स यहां जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस सीट पर दलित वोटर्स अधिक संख्या में हैं और जिस तरफ इनका झुकाव रहा, उनका जीतना लगभग तय माना जाता है। आशुतोष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। सपा से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो एक बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, क्या उतनी ही अयोध्या वासियों के मिल्कीपुर सीट से मतदाताओं में भी है? बिल्कुल ऋतिक, कहीं न कहीं से ये उपचुनाव जो है कहीं न कहीं एक बहुत ही अधिक चर्चा में रहा। ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और विरोधी दल दोनों के लिए नाक और साख का सवाल रहा है। और जहां तक कि आज जब मतदान हो रहा है तो दोपहर 11 बजे तक जो है, 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, दोपहर 11 बजे तक लगभग 30% मतदान हो चुका था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर विद्यालय में पहुँच करके अपना मतदान कर रहे हैं। दोपहर हुई है, थोड़ा धीमा हुआ है मतदान, और साथ में इसके जो है अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है कि यहाँ पर दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। लेकिन कम से कम 50 मतदान केंद्रों और पोलिंग स्टेशनों पर मैं घूम करके देख चुका हूँ कि मतदान पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से निष्पक्ष जो है यहाँ पर चल रहा है। जी ऋतु। जी आशुतोष, जिस तरह से हमने देखा 2024 में अयोध्या की सीट को लेकर लोगों की एक तरह से चर्चाएं बहुत रही हैं, ऐसे में मिल्कीपुर का उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद का ये चुनाव मिल्कीपुर की सीट को और ज़्यादा अहम बना दे रहा है। क्या मतदाताओं में भी उस तरह का भाव दिखा आपको प्रचार के दौरान भी? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो इसे बिल्कुल अपने वर्चस्व की उस लड़ाई की तरह से देख रही हैं। जो खो चुका है वो पाने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, 10 विधानसभा के उपचुनाव पर होने थे विधानसभा के उपचुनाव, लेकिन तकनीकी कारणों से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो पाया था। और इसके साथ ही कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को यह मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने का, जब अयोध्या में भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, एक अयोध्या को नूतन रूप दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी साथ में वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण जो है अयोध्या को जो है इस बात का संदेश दिया था कि किस तरीके से अयोध्या को बदला जा सकता है, किस तरह से अयोध्या को तैयार किया जा सकता है। और कहीं न कहीं जो है जब उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हुए और उन लोकसभा के चुनावों में अयोध्या लोकसभा ही मिल्कीपुर से उस समय के विधायक अवधेश प्रसाद ने जो है शिकस्त दी भारतीय जनता पार्टी को, तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या अयोध्या वासियों ने जो है स्वीकार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को। उसके पक्ष में विपक्ष अपने तमाम सारे जो है कारण भी गिनाता रहा कि जिस तरह से लोगों की ज़मीनें ली गई, उनका मुआवजा नहीं मिला। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है अयोध्या के विकास और जिस तरीके से आज भी कुंभ के साथ साथ अयोध्या में भी एक दूसरा कुंभ भगवान राम के दर्शन को लेकर के चल रहा है, तो निश्चित रूप से अयोध्या में आर्थिक रूप से जो है एक प्रगति का जो माहौल बना है, उस माहौल के साथ जो है मिल्कीपुर की जनता भी कहीं न कहीं साथ दिखाई देती है। और इसके साथ ही विपक्ष का जो अपना दावा है, जो उसके जातीय समीकरण हैं, उन समीकरणों के लिहाज से भी यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ जो है दोनों दल आमने सामने हैं। ऋतु, अंत में आशुतोष, क्या मिल्कीपुर का उपचुनाव क्या सिर्फ इस मोड़ तक रह गया है कि जो अयोध्या की सीट हारी गई थी 2024 में, मिल्कीपुर की जीत से उस गम को एक तरह से भुलाया जा सके? क्या ये चुनाव यहीं तक सीमित रह गया है या विकास की भी कुछ एक तरह से कुछ बातें, कुछ वादे किए गए हैं इस चुनाव में? देखिए, विकास के तो वादे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं कि जो अयोध्या की टीस है भारतीय जनता पार्टी में, उस टीस को खत्म करने के लिए और खास तौर पर इस टीस को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। ये टीस और तंज का खेल है और इस खेल में जो है 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कौन जीतता है यह बताएंगे। लेकिन साथ में जो है विकास की अपनी एक दौड़ है, विकास की एक अपनी रफ्तार है। जिस तरह से वर्तमान प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास के लिए काम कर रही है, यहाँ पर पर्यटन का जो है एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया जा रहा है, देश और दुनिया से तमाम सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और जिस तरह से पर्यटन की असीम संभावनाओं के साथ यहाँ पर तमाम सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अयोध्या का एक परिवर्तित रूप भी दिखाई देगा। अयोध्या में कहीं न कहीं जो है विकास की एक अभिनव धारा भी दिखाई देगी। ऋतु, जी हाँ, बिल्कुल आशुतोष। सोशल मीडिया पे 2024 में लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के बाद जहां एक तरफ नेताओं को निशाने पे लिया गया, तो वहीं अयोध्या वासियों को भी सोशल मीडिया पर निशाने पे लिया गया था। इसलिए मिल्कीपुर का उपचुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सतर्क है जनता, सतर्क है नेता। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष अभी के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।